हेलो एवरीवन, विश्वास एकेडमी के ऑनलाइन कक्षाओं में मैं आपका स्वागत करता हूं। कल हमारी किसी कारणवश जो आपका लाइव नहीं आ पाया था, मैं उसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं। आप में से कई सारे लोगों के मेरे पास जो है वो मैसेज भी आए थे कि सर आज क्या कारण हो गया। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों को इतनी मेरी फ़िक्र है कि आज सर कहीं कहाँ चले गए, आज आए नहीं। तो आज अपना जो टॉपिक है वो, क्योंकि ये मुख्य परीक्षाओं के हिसाब से अपन ये पूरी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि ये प्रारंभिक परीक्षाओं के हिसाब से नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो केवल प्रारंभिक परीक्षा देकर के डिप्टी कलेक्टर बन जाए या किसी पोस्ट पर पहुंच जाए पीएससी के माध्यम से। आपको मुख्य परीक्षा कभी ना कभी देनी ही पड़ेगी। तो जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मेंस के लिए है, प्री के लिए नहीं है, तो वो समझ लें कि आपको कभी ना कभी मेंस देनी ही देनी है। तो आपके लिए भी है, आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और ख़ास तौर पर आज का जो हमारा टॉपिक है, ये आज का टॉपिक जो है वो एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2020 जो आने वाली है और 2019, इन दोनों के लिए समान महत्व रखता है। अगर आपके पास सिलेबस हो तो आप सिलेबस देखें, और उस सिलेबस में नए पाठ्यक्रम में पेपर नंबर 2 में जो इकोनॉमिक्स वाला खंड है, उसमें आप देखेंगे तो साफ साफ बढ़िया कैपिटल और बोल्ड में मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियां और चुनौतियां। यानी ये विषय जो है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियों और चुनौतियों से संबंधित है, ये विषय आपको 2020 में भी पढ़ना है, 2019 में भी पढ़ना है। यानी बिना इस विषय को पढ़े हुए, बिना इस टॉपिक को पढ़े हुए, बिना इस जो मैं आज का लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ, इसको पढ़े हुए ना तो आपका 2020 में उद्धार हो रहा है और ना ही 2019 में उद्धार हो रहा है। चलो ये तो सब चीज़ें छोड़ो। ये टॉपिक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आप जो आज़ादी के बाद का भारत है, उस आज़ादी के बाद के भारत का एक खाका अपने दिमाग में आर्थिक समीकरणों के तौर पर खींच पाएंगे। तो जो आज़ादी के बाद का आपका, अगर आपने 2019 का या 2020 का सिलेबस देखा हो, जो नए पैटर्न पे अभी आया है सिलेबस, उस सिलेबस में अगर आपने देखा हो तो देखेंगे आपके इतिहास में आज़ादी के बाद के भारत के पुनर्गठन तक, जो पुनर्गठन है और आज़ादी के बाद के भारत की जो प्रमुख समस्याएं हैं, उन पर भी प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे इतिहास में। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, अगर आप इसको ढंग से पढ़ लेते हैं तो आप हिस्टोरिकल इवेंट जो आफ्टर इंडिपेंडेंस हुए हैं, उनके साथ आप एक अच्छी कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर पाएंगे, एक अच्छी जो है वो आपकी तारतम्यता स्थापित हो पाएगी, और आप ऐतिहासिक प्रश्नों के उत्तर आर्थिक धरातल पर देने में भी सक्षम हो पाएंगे। तो ये टॉपिक हर प्रकार से, हर तरीके से आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हम कुछ अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम कुछ अच्छा पढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम वो पढ़ाना शुरू करें उससे पहले हमें 4-5 मिनट उसका महत्व बताना पड़ता है। अरे भाई, ये चीज़ें तो आपको खुद से समझनी चाहिए कि कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसकी कनेक्टिविटी हम कैसे दूसरे सब्जेक्ट के साथ इस्टेब्लिश कर पाएँ। एक विषय जो होता है वो दूसरे विषय के साथ हर तरह से कनेक्टेड होता है, हर तरह से जुड़ा हुआ होता है। और आपको, अगर आप यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको किसी भी विषय को एक दूसरे के साथ जोड़ करके ही पढ़ना होगा। अगर आप बिना जोड़े पढ़ेंगे तो आपका काम होने वाला नहीं है। ठीक है, तो विषय को कैसे जोड़ते हैं, विषय को कैसे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करते हैं, ये मैं अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा, या इसी लेक्चर में जहाँ जहाँ पर भी स्कोप बनेगा उस चीज़ का, मैं आपको समझाऊंगा कि किसी भी एक ही विषय को दूसरे विषय के साथ कैसे जोड़ा जाता है ना। बस आप ये याद रखिए कि आपको चीज़ों का मल्टीपर्पज़ यूज़ पता होना चाहिए। आप किसी एक चीज़ को अगर अर्थव्यवस्था में पढ़ रहे हैं तो आप केवल ऐसा मान करके न चलें कि इसका इस्तेमाल हमें केवल अर्थव्यवस्था में करना है। नहीं, आपके तुणीर में हर प्रकार का बाण होना चाहिए। आप प्रश्न देखो और उसके हिसाब से पीछे से बाण निकालो, देखो कि हाँ ये वाला चल सकता है, इसको चला दो, और अगर नहीं चल सकता है वापस रखो, दूसरा वाला निकालो। आपका माइंड जो है
आपका दिमाग आपके ज्ञान के साथ इतना ज़्यादा अटैच हो जाए या इतना ज़्यादा उसको विश्लेषित कर ले, इतना ज़्यादा उसको अपने आप में समाहित कर ले कि आपको पता चल सके, आपको चीज़ें दिखाई देने लग जाएं। बिटवीन द लाइन जो लिखा हुआ है उससे ज़्यादा ऐसा होता है जो नहीं लिखा है लेकिन उसको समझना पड़ता है ना। तो ये चीज़ें तब होंगी जब आप चीज़ों का मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। आप जितना पढ़ते हैं, मैं यही कहूँगा आपसे कि आप अगर 1 घंटे पढ़ रहे हो और उसी चीज़ का 1 घंटे चिंतन कर रहे हो, वो चीज़ें जैसे आप मूवी की स्टोरी आपके दिमाग में चलती है ना, बिल्कुल फ्लैशबैक में चलने लग गई। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे कुछ आपको एक लाइन बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में वो चलनी चाहिए कहानी के रूप में कि हाँ ऐसे हो रहा होगा, है ना, ऐसे हो रहा होगा। कोई चीज़ अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैंने एक बात बोल दी कि अंग्रेजों के समय में भारत की अर्थव्यवस्था का शोषण हुआ, तो आपके दिमाग में तुरंत एक घोड़े पे बैठा हुआ अंग्रेज हाथ में तलवार लिए हुए, बगल में बंदूक टांगे हुए एकदम आ जाए और वो किसानों की तरफ घूरते हुए देख रहा है या किसानों को मारने की कोशिश कर रहा है या किस तरीके से उनका शोषण हो रहा है, एक दुबला पतला सा किसान आपके दिमाग में तुरंत आ गया। मैं एक इमेजिनेशन बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में इमेजिनेशन चलनी चाहिए पिक्चर्स के फॉर्म में। अगर आप इसको सिर्फ विषय की तरह पढ़ते रहे तो आप ये कभी नहीं कर पाएंगे। आप इसको एक रास्ते की तरह, या यूं कहूंगा कि व्यवहारिक जीवन में इसको उतारिए। आप व्यवहारिक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में उतारिए। मैं कह रहा हूं यहां से कि डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी। तो आप इमेजिन करिए कि आप एक व्यवसायी हैं और आप एक दुकान चला रहे हैं और सारे के सारे लोग जो है वो टोमेटो सॉस खरीदने आ गए, तो आप तुरंत फ़ोन लगा करके कहेंगे अपने सप्लायर्स को कि भैया टोमेटो सॉस तुरंत दो। देखो आपने क्या कर दिया, आपने भी डिमांड क्रिएट करी ना, तो वो जा करके कंपनी में बोलेगा कि भाई इतना ऑर्डर आ रहा है, इसके हिसाब से माल तैयार करो। तो देखो प्रोडक्शन की जो मशीनें हैं या जो प्रोडक्शन का जो साइकिल है वो चालू हो गया है। तो डिमांड बढ़ी, ग्राहकों ने मांगना शुरू किया और प्रोडक्शन चालू हो गया। कोई भी लाइन हो, कोई भी एक लाइन हो, सिंगल लाइन अगर आप पढ़ रहे हैं तो सिंगल लाइन के विषय में आपको पता होना चाहिए कि इसकी साइकिल कैसे चल रही है। और ये साइकिल तब तक आप नहीं सीख पाएंगे जब तक आप ये सोच करके चलेंगे कि हमको क्या करना है, हमारे तो टॉपिक में ये लिखा है इतना पढ़ना है। मैक्सिमम लोग शॉर्ट के पीछे भागते रहते हैं कि फलाने जो है किताब ले लो, फलाने नोट्स ले लो, बहुत शॉर्ट है, बहुत बिल्कुल काम की चीज़ें हैं। ये इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन ये तब इम्पॉर्टेंट है जब आपने एक बार डिटेलिंग कर रखी हो, तब आप शॉर्टकट में पढ़ पाएंगे। अन्यथा आपको ऐसा शॉर्टकट लगेगा, शॉर्टकट का इस्तेमाल करके आप चपरासी बन सकते हैं। शॉर्टकट का इस्तेमाल कर, आप तो वो भी नहीं बन सकते, कंपटीशन का लेवल इतना है कि आप वो भी नहीं बन सकते शॉर्टकट का इस्तेमाल करके। एक अच्छी पढ़ाई और एक अच्छे लेवल पे अगर आपको नौकरी करनी है, एक अच्छे लेवल पर आपको जाना है, एक अच्छे लेवल का करियर आपको चाहिए है, तो याद रखिए कि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और जितने लोगों ने शॉर्टकट लिए हैं उन सब की स्थिति आप जाकर के देखिए। शॉर्टकट अगर आपको दिख रहा हो सकता है आपको दिख रहा हो कि फलाने आदमी ने शॉर्टकट लिया और वो सफल हो गया। अरे आपको उसका बैकग्राउंड नहीं पता है, आप उसका बैकग्राउंड खंगालिए। उसने कभी ना कभी ये चीज़ें ज़रूर पढ़ी होंगी या कभी ना कभी इस तरीके से ज़रूर सोचा होगा। मैं आपको वो रास्ता बता रहा हूँ जिस रास्ते पर आपको चलना ही पड़ेगा। आप यहाँ से पढ़ लो, किसी दूसरे चैनल से पढ़ लो, किसी तीसरे चैनल से पढ़ लो, दुनिया के किसी भी टीचर से जाकर के पढ़ लो, आपको रास्ता अंततः यही लेना पड़ेगा जो मैं आपको आज यहाँ बता रहा हूँ। तो करना यही है, आज करो या कल करो, चॉइस इज़ योर्स। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा आपका समय न लेते हुए मैं विषय पर आ जाता हूँ। विषय है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियाँ एवं चुनौतियाँ। तो सब 2 शब्द इसमें निहित हैं, 2 शब्द। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको बहुत अच्छे से। अब वर्तमान प्रवृत्तियाँ, टेंडेंसी और चुनौतियाँ, चैलेंजेस, है ना। तो टेंडेंसी देखना, अच्छा कोई टेंडेंसी किसी की बनती है। आज का थोड़ा सा विषय जो है वो विश्लेषणात्मक ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा। तो अगर किसी की टेंडेंसी बनती है तो टेंडेंसी कैसे बनती है भाई, बैकग्राउंड से टेंडेंसी बनती है ना।
अगर मेरी टेंडेंसी है कि आपकी टेंडेंसी है कि आप ईश्वर में मानते हैं, आपकी टेंडेंसी है आप अल्लाह में मानते हैं, आपकी टेंडेंसी है, मैं धर्म पे आ जाता हूँ, हालांकि भारत में धर्म एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव विषय है, इसके विषय में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी कि आप किसी भी मत में मानते हैं, तो उस मत में आपके मानने की जो टेंडेंसी है वो किस वजह से हुई? क्योंकि आपका बैकग्राउंड उस मत से संबंधित है, आपका जो बैकग्राउंड है, आपका जो आपकी पृष्ठभूमि है उस विषय से संबंधित है, तभी तो वो टेंडेंसी हुई। तो ऐसे ही जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था की टेंडेंसी की बात करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी बैकग्राउंड से रिलेटेड होगी। तो मैं पहले इंडिया का बैकग्राउंड आपको क्लियर कर देता हूँ और उसके बाद में आपको टेंडेंसीज के विषय में बताऊंगा कि इंडिया में टेंडेंसी कैसी चल रही इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में, राइट? ठीक है, तो अपन इसको शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। देखिए, अगर हम बात करें तो अंग्रेज जो हैं अंग्रेज भारत में लगभग 1757 से कब्जा किए होते है ना। अंग्रेजों ने वैसे तो भारत में बहुत पहले से ही 1600 ईस्वी के आसपास ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आ जाती है, तो लेकिन एक वास्तविक शासक जो है वो प्लासी का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी 1757, और अंग्रेज भारत को आज़ाद करते हैं लगभग 1947 तक। लगभग क्या फिक्स है ना, 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद करते हैं। तो भारत की आज़ादी से लेकर जब अंग्रेजों ने भारत का शोषण चरम अवस्था में शुरू किया, यूं तो भाई 1600 से ही शुरू हो गया था, लेकिन जब चरम अवस्था में स्टार्ट किया तब से लेकर के और 15 अगस्त तक लगभग 190 वर्षों का इतिहास ये ब्रिटिश शासन का है। यानी ब्रिटिश शासन ने 190 वर्षों तक भारत की इकोनॉमी को ड्रेन किया, भारत की इकोनॉमी को परेशान किया, भारत की इकोनॉमी का शोषण किया। अब इसको जरा आप समझने की कोशिश करिएगा। इन 190 वर्षों में भारत में उद्योगों का विकास नहीं हुआ, है ना। अच्छा, जो भारत में लघु कुटीर उद्योग थे, जो लघु कुटीर उद्योग जो थे भारत में, इनको भी नष्ट किया गया। तो भारत में लघु कुटीर उद्योग भी नहीं चल पा रहे हैं, भारत के जो लघु कुटीर उद्योग थे। अच्छा, दूसरा क्या है, थोड़ा सा इसको और अपन समझने की कोशिश करते हैं, समझाता हूं आपको। टेंडेंसी है, देखिए है ना। देखिए, तो अभी तक अपन ने क्या देखा भाई, कि अपन देख रहे हैं कि भारत में उद्योगों का विकास तो हो ही नहीं रहा है बड़े स्तर पे, और भारत के जो लघु कुटीर उद्योग हैं इनको भी नष्ट किया जा रहा है, क्योंकि इनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा है और ब्रिटिश से जो सामान आ रहा है उस पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा कई सारे स्वदेशी आंदोलन वगैरह चलाए गए थे। अब इसके अलावा क्या हो रहा है वो भी आप समझिए ज़रा। ये तो सब चल ही रहा है, जिस समय ये सब चल रहा है उस समय तो चल ही रहा है। इसके अलावा देखिए क्या सिस्टम हो रहा है कि भारत में लघु कुटीर उद्योगों को जब नष्ट किया गया, है ना, जब लघु कुटीर उद्योगों को नष्ट किया गया तो सारे के सारे जो लोग हैं, जो लोग बाग हैं, वो भाग भाग करके जाएंगे कहाँ? भाग भाग करके जाएंगे कहाँ? गांव की तरफ। अब गांव की तरफ जाएंगे तो एक ही विषय बच रहा है, क्या बच रहा है? कृषि,
है ना। तो जो जो लोग लघु कुटीर उद्योग में लगे हुए थे, अब वो भी काय में चले गए, कृषि में। तो कृषि में एक अतिरिक्त दबाव भारत के ऊपर आ गया। ठीक है, इतनी चीज को समझिएगा जरा, बहुत अच्छे से समझिएगा। तो दबाव हो गया। अच्छा, इसी दौरान क्या चल रहा है, इसी दौरान क्या चल रहा है, जब कृषि पे अतिरिक्त दबाव बन गया कृषि पे, तो इसी समय साहूकार जो हैं वो कृषि में भी जो लोग हैं, जो लोग कृषि में भी लगे हुए हैं, उनका भी खून चूस रहे हैं, उनको भी परेशान कर रहे हैं। तो ये भी एक समस्या है। मैं आपको आज़ादी के पहले के भारत की समस्याएं बता रहा हूँ, है ना, ये हो गया। अच्छा, दूसरा क्या है, अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को नकारात्मक रूप से है ना, नकारात्मक रूप से प्रभावित करना चाहा। ठीक है, कोई टेक्निकल एजुकेशन को वो बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, बस उतना ही है कि भाई जिससे उनको पढ़े लिखे क्लर्क मिल जाएं, इस तरीके की शिक्षा पद्धति को केवल बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा, एक जो आत्मविश्वास होता है, किसी भी व्यक्ति का जो आत्मविश्वास होता है, उस आत्मविश्वास को भी अंग्रेजों ने नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। तो अंग्रेज क्या कर रहे हैं साहब, एक तरफ तो आत्मविश्वास प्रभावित कर रहे हैं, एक तरफ लघु कुटीर उद्योगों को नष्ट कर रहे हैं। लघु कुटीर उद्योगों को नष्ट करने से क्या हो रहा है अच्छा, लघु कुटीर उद्योग नष्ट कर रहे हैं। लघु कुटीर उद्योगों को नष्ट करने से क्या हो रहा है कि जो लघु कुटीर उद्योगों में कार्यरत जनसंख्या है वो भी गांव की तरफ भाग रही है। तो गांव के ऊपर जनसंख्या का एक अतिरिक्त दबाव बन रहा है। दूसरा, कृषि के ऊपर एक अतिरिक्त जनसंख्या का दबाव बन रहा है। दूसरा, आत्मविश्वास खत्म कर दिया। ठीक है। अच्छा, तो इन सारी चीज़ों, अंग्रेज की मेंटेलिटी जो थी अंग्रेजों की, वो केवल और केवल इस तरीके की थी कि वो भारत को केवल और केवल दो तरीके से इस्तेमाल करना चाहते थे। अंग्रेज ना भारत को दो प्रकार से प्रयोग में लाना, दो प्रकार से, है ना। पहला प्रकार क्या था कि कच्चा माल भारत से मिले। दूसरा प्रकार क्या था, बना हुआ माल भारत में बिके। यानी एक तो संसाधन का दोहन करना था भारत के, और दूसरा बाजार की तरह इस्तेमाल करना था। ठीक है। अच्छा, तीसरा, सस्ता मजदूर, सस्ता मजदूर भारत से मिले। तो ये भी इनकी चीज़ें थी। कई सारे लोगों को ये लोग अपने दूसरे उपनिवेशों में लेकर के जाया करते थे। तो इस तरह की तमाम गतिविधियां जो है वो अंग्रेज कर रहे हैं। और इसी दौरान, इन्हीं चीज़ों के दौरान जब ये घटनाएं परिघटनाएं हो रही हैं, इन्हीं घटनाओं परिघटनाओं के दौरान जो है वो भारत में आज़ादी आ रही है। अब भारत में आज़ादी जब इन घटनाओं परिघटनाओं के दौरान आ रही है, तो आप समझिए ज़रा चीज़ों को कि जब भारत आज़ाद हो रहा है तो कहीं ना कहीं इन मानसिकताओं से भारत निकल नहीं पा रहा है एक लंबे टाइम तक, और यही प्रवृत्तियां भारत की अर्थव्यवस्था में आपको कुछ कुछ दिखाई देंगी। ठीक है। अब हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, टॉपिक है भारत की अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियां एवं चुनौतियां। तो जब भी इस टॉपिक से आएगा तो आप अपने एक भूमिका बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी भूमिका लिख करके रखी हुई है, और उसी भूमिका को मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या है ये। देखिए, भूमिका मैंने बना कर रखी है। क्रय शक्ति समता के आधार पर विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा भारत विगत 70 वर्षों से पर्याप्त रूप से परिवर्तित हो चुका है।
परंतु कभी कभी जहाँ इस अर्थव्यवस्था का इंजन कृषि क्षेत्र हुआ करता था, एग्रीकल्चर बेस्ड थी, आज वहीं अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्र की बदौलत चल रही है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आपको यही याद रखनी है कि कृषि क्षेत्र से सेवा क्षेत्र की तरफ बढ़ी है अर्थव्यवस्था। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष घरेलू एवं बाह्य क्षेत्र दोनों मोर्चों पर कई चुनौतियां हैं। घरेलू मोर्चे पर भी कई सारी चुनौतियां हैं और बाह्य मोर्चे पर भी कई सारी चुनौतियां हैं, है ना। अब इसमें क्या है, जीडीपी वृद्धि का लाभ सब तक पहुंचाना, बहुत बड़ा टॉपिक है साहब, जीडीपी वृद्धि का लाभ सब तक पहुंचाना। अभी एक एक चीज़ को डिस्कस करूंगा मैं। पहुंचाना, गरीबी दूर करना, विशाल जनसंख्या को रोजगार प्रदान करना, मानव विकास में बढ़त हासिल करना जैसी घरेलू समस्याएं हैं। तो वहीं दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन, विश्व व्यापार, आतंकवाद, वैश्विक मंदी जैसी बाह्य समस्याएं भी हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है, इससे आप अपनी भूमिका बना सकते हैं क्वेश्चन की। क्या बना सकते हैं क्वेश्चन की? भूमिका। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां या प्रवृत्तियां, चुनौतियों को अपन कैसे समझ सकते हैं? तो पहली चुनौती अपन समझ लेते हैं कि पहली चुनौती क्या है। ठीक है, पहली चुनौती अपन समझ लेते हैं, फिर अपन इसकी, अब चुनौतियां और प्रवृत्तियां एक्चुअली में क्या है कि जो चुनौतियां हैं वही इसकी कुछ हद तक प्रवृत्तियां भी हैं, है ना। ये समस्याएं जो हैं वही चुनौतियां भी हैं, वही प्रवृत्तियां भी हैं। टेंडेंसी जो है उसी टेंडेंसी से जो है वो चीज़ें निकल करके आ रही हैं। तो इसमें आप चीज़ों को थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे। पहली प्रवृत्ति जो है भारत की अर्थव्यवस्था की, या इसे मैं चुनौती कहूँगा, हालांकि टेंडेंसी जो है वो इंडियन इकोनॉमी की और प्रवृत्ति जो है, क्योंकि जैसी टेंडेंसी है उसके अकॉर्डिंग ही समस्या निकल के आ रही, तो इनको अपन टेंडेंसी में भी लिख सकते हैं ना, ध्यान रखिएगा। पहली चुनौती क्या है साहब? ठीक है, आप लोग जो है इनको समझने की कोशिश करेंगे अपन। पहली जो प्रमुख चुनौती है वो आपकी चुनौती है बढ़ती हुई असमानता एवं व्यापक गरीबी। बढ़ती हुई असमानता एवं व्यापक गरीबी। जो OECD है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये वर्ष 2011 में एक सर्वे करता है, और इस सर्वे में ये एक बात बड़ी यूँ कहूँगा कि बड़ी दुखद बात पता लगाता है। दुखद बात क्या है? अब ये बड़ी दुखद बात पता लगाता है कि भारत में अगर ये टोटल 100 लोगों की सूची बनाई जाए तो इसमें ऊपर के जो टॉप 10% है और जो यहाँ पर नीचे के जो 10% है, तो ये ऊपर के टॉप 10% की जो इनकम है, आय है, नीचे के टॉप 10% की आय से 12 गुना ज़्यादा है। मैं कारण बताऊंगा क्यों है ना, ज़्यादा है। ऊपर के 10% लोग नीचे के 10% लोग से 12 गुना ज़्यादा कमा रहे हैं, या इतना ज़्यादा कमा रहे हैं। तो एक तरफ आप देखेंगे कि जब वैश्विक स्तर पर जब अमीरों की सूची तैयार की जाती है तो उसमें भी भारत के कई सारे नाम होते हैं, और जब वैश्विक स्तर पर गरीबी की गणना की जाती है तो उसमें भी भारत के कई सारे नाम होते हैं, या यूँ कहूँगा कि उसमें भी भारत की अच्छी खासी पोजीशन होती है। तो 12 गुना अधिक पाई गई। कितने गुना अधिक पाई गई? 12 गुना अधिक पाई गई। सोचिए आप इमेजिन करिए कि स्थिति कैसी और कहाँ तक जो है वो पहुँच रही है ना। तो ये चीज़ें जो है वो हो रही हैं भारत में, इनके लिए अपने को ठीक है भाई। तो
ये सारी चीज़ें तो हम देख ही रहे हैं कि भाई गरीबी जो है कहाँ जा रही है, या अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो कितना ज़्यादा विकट स्थिति में आ रही है। तो ये सारी चीज़ें तो हम लोग देख ही रहे हैं। अब और चीज़ों को अपन समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो इसके लिए अपन आते हैं वापस से उसी स्लाइड पर। ये अपना स्लाइड थी कि इस स्थिति पे अपन जो है चर्चा कर रहे थे। देखिए इन्हीं परिस्थितियों में अपन ये कहते हैं कि भाई चाहे जितने भी लोग आए हों, चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी समितियां बनी हों, आप लकड़वाला ले लें, तेंदुलकर समिति ले लें, आप रंगराजन समिति ले लें, तो इन सभी ने एक मत होकर के ये माना है कि भारत में अभी भी तकरीबन 30 से 40% की जनसंख्या जो है, यानी कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या भारत में जो है वो गरीबी रेखा के नीचे है। अभी भी ये स्थिति है ना। तो एक बड़ी जनसंख्या अभी भी गरीबी रेखा के नीचे निवास कर रही है। भारत में राजनीतिक लोकतंत्र तो स्थापित हो गया आज़ादी के बाद। 1947 में जब कई सारे भारत के लोग बाग बैठे, उन्होंने संविधान सभा बनाई, संविधान बनाया और लोकतंत्र की स्थापना कर दी। लेकिन आज भी कहीं किसी भी स्थिति में भारत में आर्थिक लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया है, और वो अभी दिख भी नहीं रहा है कि आर्थिक लोकतंत्र अभी दूर दूर तक आपको दिख जा रहा हो कि कुछ समय बाद स्थापित होने की संभावना है। इसका एक बहुत बड़ा कारण भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या भी है। लेकिन हम केवल और केवल जनसंख्या का रोना लेकर के बहुत लंबे टाइम तक बैठ नहीं सकते हैं कि भाई हमारी ज़्यादा जनसंख्या है। अगर हमारी ज़्यादा जनसंख्या है तो भारत के पास उतना बड़ा भूभाग भी है, उतने रिसोर्सेज भी हैं। उन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन अगर भारत करे तो कहीं ना कहीं जो नज़ीर है, जो आपका तस्वीर जो है वो बदल सकती है। अगर उतनी बड़ी जनसंख्या है तो आज हम डेमोग्राफिक डिविडेंड के मामले में सबसे ज़्यादा सक्षम भी हैं। आज भारत में अगर ज़्यादा जनसंख्या के विषय में हमारी सरकार कहती है कि भारत में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, इसकी वजह से समस्या आ रही है, तो आप एक एग्जाम्पल इसमें चाइना का भी ले सकते हैं। उनके पास भी ज़्यादा जनसंख्या है लेकिन हमसे कुछ हद तक ज़्यादा सक्षम दिखाई देते हैं, है ना। भाई ये कहने की बातें हैं। अगर अपन सिर्फ ये मान करके बैठ जाएं कि नहीं हम तो सक्षम हैं, तो हमारे अंदर का जो भारतीय है, मेरे अंदर का जो भारतीय है, वो भी इस बात को स्वीकार करने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि भारत कहीं से कहीं तक भी पीछे है किसी भी देश से। तो इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने के लिए मेरे अंदर का भारतीय तैयार नहीं है। लेकिन मैंने क्या कहा कि आपका नज़रिया ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि आप समस्याओं को देख सकें और उसको सॉल्व करने के प्रति जो है वो विचार बना सकें। यदि हम समस्या को स्वीकार करने से ही मना कर देंगे तो फिर तो उद्धार हो चुका, तो फिर हम उसी दकियानूसी या उसी कुएं के मेंढक के तौर पर बिहेव करने लग जाएंगे जो ये मानने को तैयार ही नहीं होता है कि कुएं के बाहर भी दुनिया है। तो आपको वो मानना तो पड़ेगा, है ना। अब इसी चीज़ को जो है अगर अपने को गरीबी से बाहर निकलना है तो जो भारत की जनसंख्या है, आज भारत की जनसंख्या, भारत सबसे ज़्यादा युवा देश है, सबसे ज़्यादा युवा देश। अच्छा, जो कार्यशील जनसंख्या होती है वो युवाओं की ही होती है। तो हम अगर प्रत्येक व्यक्ति को, या यूँ कहूँगा हर हाथ को काम देने वाले सिद्धांत पे काम करने लग जाएं, ज़रूरी है कि वो सिर्फ नौकरी के फॉर्म में ही हो, गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म में हो, हर प्रकार से व्यक्ति को रोजगार के कई सारे विकल्प उसके पास होने चाहिए। चाहे तो वो जॉब में चला जाए, स्वयं का व्यवसाय भी अगर वो स्थापित करना चाहे तो उसे कम से कम समस्याओं में स्वयं का व्यवसाय जो है वो स्थापित हो जाए। तो इस प्रकार की जब गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा तो ऑटोमेटिकली गरीबी भी दूर होगी, बेरोजगारी भी दूर होगी। अच्छा, गरीबी और बेरोजगारी दूर होती है तो भगवती सेन जो है वो कहते हैं कि जब ये दोनों चीज़ें दूर होती हैं, गरीबी और बेरोजगारी, जब बेरोजगारी दूर होती है तो उससे गरीबी दूर होती है, तो फिक्स बात है। जैसे ही गरीबी दूर होती है तो आगे आने वाली जो जनरेशन है उसकी शिक्षा का स्तर बढ़ जाता है, और जैसे ही शिक्षा का स्तर बढ़ता है तो उसके बाद जो है वो स्वास्थ्य के स्तर में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। क्योंकि जैसे ही शिक्षित होता है व्यक्ति, वो अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा ध्यान रखता है और आगे आने वाली जो गरीबी है वो और कम होती है। तो इन सारी चीज़ों को मिला करके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया जाता है। अगर आपको पता हो, मैंने पीछे पढ़ा रखा है, नहीं हो तो आप 4था 5वां जो वीडियो है उसको देखेंगे।
तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बढ़ोतरी मिलेगी। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़ता है तो इंटरनेशनल साख जो होती है वो व्यक्ति की बढ़ती है। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको कि मैं आपको बताऊंगा एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को लिंक कैसे करना है, ठीक है। देखो इकोनॉमी पढ़ रहे हैं और इकोनॉमी पढ़ते पढ़ते गरीबी और बेरोजगारी की जब अपन बात करते हैं तो जब जैसे ये दूर होती है तो स्वास्थ्य पे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और स्वास्थ्य जो है वो सामाजिक न्याय का विषय भी है, आपको पता होना चाहिए। स्वास्थ्य सामाजिक न्याय का विषय है, गरीबी दूर करना भी सामाजिक न्याय का विषय है, तो ये सोशल जस्टिस में भी आता है। और जब ये सारी चीज़ें होती है तो इससे कंसोलिडेट रूप से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो बढ़ता है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो इंटरनेशनल साख, अंतर्राष्ट्रीय छवि जो है भारत की उसको सुधारेगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय निवेश जो है वो भारत में बढ़ने की संभावना होगी, और इससे फिर वो साइकिल चालू हो जाएगा कि जैसे ही बढ़ेगा इंटरनेशनल निवेश, नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होगी, नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस होंगे, नए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, एक कंसोलिडेट रूप से देश का जीडीपी बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इनकी एक साइकिल चलती है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि एक बहुत बड़ी चुनौती और एक बहुत बड़ी प्रवृत्ति भारत की क्या है कि व्यापक असमानता भारत में है और व्यापक गरीबी है। भारत में लगातार असमानता बढ़ रही है। असमानता बढ़ने के पीछे जो है वो कारण है भारत का सेवा क्षेत्र ज़्यादा स्ट्रांग होना। भारत में औद्योगिक क्षेत्र का उतना ज़्यादा विकास नहीं हो पाया जितना सेवा क्षेत्र का विकास हुआ। अब औद्योगिक क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हमने आपके अचानक से प्राइवेटाइजेशन को अपना लिया 1991 में अचानक से, लेकिन इतने चुटकी बजाते ही भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो सकता था। तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो सबसे सुटेबल कंडीशन दिखाई दी, उस कंडीशन में विदेशी निवेश आया। विदेशी निवेश को सबसे ज़्यादा सुटेबल कंडीशन दिखाई दी भारत में सेवा क्षेत्र में। तो सेवा क्षेत्र का भारत में विस्तार हुआ तेजी से। आज भी भारत में जो अंग्रेजों के समय से भारत में जो समस्या थी कि कृषि पर बढ़ता हुआ जनसंख्या का दबाव, वो दबाव आज भी जारी है। आज भी वही, आज हमने अभी कोविड के दौरान देखा कि लाखों की संख्या में अपने मजदूर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह में, करोड़ों की संख्या में, इनफैक्ट करोड़ों की संख्या में मजदूर जो है पलायन कर रहे हैं। तो इससे आपको कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगता है कि भारत में आज भी ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की तरफ पलायन कितनी ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। अब ये पलायन किस वजह से हो रहा है? क्योंकि एक तो पर्याप्त रूप से कृषि डेवलप नहीं है, गाँव में जनसंख्या का दबाव ज़्यादा, जनसंख्या, भारत गाँव में बसता है, भारत शहरों में नहीं बसता है, भारत गाँव में बसता है। अगर आपको एक्चुअल इंडिया देखना है तो आप अपने बड़े बड़े शहरों के बेहतरीन मकानों से बाहर निकल करके आपको गाँव के उस कच्ची और गंदगी से भरी हुई सड़क और उसका कच्चे मकान तक पहुँचना होगा जहाँ भारत का वास्तविक गरीब रहता है। तब आपको जाकर के समझ में आएगा कि भारत जो है वो वास्तविक भारत कहाँ रह रहा है और सरकार की पॉलिसी किन के लिए बननी चाहिए, है ना। तो वहाँ तक आपको पहुँचना पड़ेगा, और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अपने एसी कैबिन से बाहर निकलना पड़ेगा, चाहे वो देश के नीति निर्माता हो, चाहे वो आप एस्पिरेंट हो। आपको मानसिक रूप से तो उस कैबिन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। कम से कम जब तक आप वहाँ उस दिशा में सोचेंगे नहीं, तब तक आपका उत्तर जो है वो एक मौलिकता लेते हुए नहीं आ पाएगा। मौलिकता, बुकिश लैंग्वेज में अगर आपने उत्तर लिख दिया तो फिर वो तो सभी लिख रहे हैं, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है कि आप क्या एक्स्ट्रा लिख रहे हैं या दूसरा क्या लिख रहा है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। बुकिश लैंग्वेज नहीं, आपने को बुकिश लैंग्वेज से ऊपर उठ करके लिखना है। तो ये मैंने पहली समस्या आपके सामने रखी। अब अपन दूसरी समस्या पर चर्चा करते हैं, है ना। दूसरी चुनौती पर अपन चर्चा करते हैं कि भाई चुनौती क्या है। अब दूसरी जो चुनौती है भारत में कौशल निर्माण की है। व्यापक बेरोजगारी तो है ही, कौशल निर्माण। अब क्या हो रहा है, एक वर्ल्ड बैंक का स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है कि 2011-12 के आसपास का भी दिया था वर्ल्ड बैंक ने। तो विश्व बैंक ये कहती है कि भारत में जो ग्रेजुएट लोग हैं, उन्होंने जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है उनको सब्जेक्ट का ही नॉलेज नहीं है ना, उस सब्जेक्ट का ही नॉलेज नहीं है। अगर आप लोगों ने एक मूवी देखी हो, कौन सी देखो मूवी थी, 3 इडियट, है ना। तो 3 इडियट में एक बड़ा अच्छा डायलॉग बोलती है, वो शायद आमिर खान डायलॉग बोलता है, आप लोग ज़्यादा देखा होगा आप लोगों ने। डायलॉग बोलता है कि पहले इंजीनियरिंग की, फिर MBA किया और फिर जाकर के बैंक में नौकरी कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों मध्य प्रदेश में पटवारी की वैकेंसी निकली थी।
मेरे देखते हुए, मैं अपनी आंखों देखी बातें बता रहा हूँ, है ना। पटवारी की वैकेंसी निकली थी तो मेरे कई सारे जो स्टूडेंट थे वो एमटेक किए हुए हैं NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, शायद IIT के बाद NIT जो है वो दूसरे नंबर पे टेक्नोलॉजी के मामले में अच्छे पोजीशन रखता है। तो NIT से एमटेक किया हुआ व्यक्ति काय की वैकेंसी भर रहा है, पटवारी की वैकेंसी भर रहा है। NIT से आप सोचिए PhD किया हुआ व्यक्ति जो है वो चपरासी की वैकेंसी जब निकलती है तो उसके फॉर्म डाल देता है। तो आपने फिर रिसर्च में देश का इतना ज़्यादा पैसा बर्बाद क्यों किया? अरे अगर आपने PhD कर रखी है, आपने NIT से एमटेक कर रखा है, तो आप शायद कोई और रोजगार कर सकते हैं। लेकिन जो 8वीं पास व्यक्ति है जो उस चपरासी की नौकरी के लिए एलिजिबल है, वो 8वीं पास व्यक्ति आपके जितनी योग्यता नहीं रखता है। वो कोई दूसरी चीज, वो कोई दूसरे बड़ा काम नहीं कर पाएगा जो आप काम कर सकते हो। तो भारत में जॉब के प्रति जो मेंटेलिटी है, या यूं कहूंगा कि आपने एमटेक तो कर लिया है, लेकिन उस एमटेक को आप वास्तविकता में आत्मसात नहीं कर पाए। आपने MBA तो कर लिया कागजों में, लेकिन उस MBA को आप आत्मसात नहीं कर पाए। यानी MBA करने के बाद भी आपकी कुशलता, आपकी स्किल जो है वो MBA के इक्विवेलेंट नहीं है। आप एमटेक करने के बाद भी एमटेक के इक्विवेलेंट नहीं है, इसलिए तो आप पटवारी का फॉर्म भर रहे हैं। आप इसीलिए तो जो है चपरासी का फॉर्म भर रहे हैं। अगर आप इक्विवेलेंट होते तो आपकी आत्मा आपको कभी भी ये करने के लिए फोर्स करती नहीं। यदि आपके अंदर कैपेसिटी है तो फिर आप कहीं से भी कुछ भी कर लेंगे। समझिए बात को। तो भारत में जो एक आप देखते हैं कि जो योग्यता से कम नौकरियां मिल रही हैं, यानी योग्यता तो एमटेक के बराबर की है, लेकिन नौकरी चपरासी की कर रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं स्कूल में जा करके। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उस लेवल का स्किल्ड पर्सन नहीं है। अगर स्किल होता तो आप एमटेक करने के बाद आप देश की किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में कर सकते हैं, किसी दूसरी मल्टीनेशनल कंपनी में आप जा सकते थे, प्राइवेट जो कंपनीज हैं आप उनमें कहीं भी जा सकते थे, और आप इससे तो ज़्यादा बेहतर कमा सकते थे अगर सिर्फ इनकम की बात है। हाँ, अब कई सारे बुद्धिजीवी इस बात पे ये तर्क दे सकते हैं कि साहब देश की सेवा करनी थी तो देश की सेवा करनी थी, तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी तो आप देश की सेवा कर सकते हैं। आज भारत को शायद तकनीक की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। आज भारत को दूसरे जो दुनिया के देशों के साथ अगर भारत वैश्विक आर्थिक शक्ति बनना चाहता है, भारत वैश्विक महाशक्ति बनना चाहता है, तो बिना तकनीकी ज्ञान के तो होगा नहीं। लेकिन हमारे तकनीकी ज्ञान जो हैं, जो अच्छे हैं, जिन्होंने आत्मसात कर लिया उन चीज़ों को, वो विदेश भाग जाते हैं। समझ रहे हैं आप? तो कौशल निर्माण जो है वो भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। आप प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम जैसे जो योजनाएं हैं, इनको मात्र कागजों में चला करके देश का कुशलता विकास नहीं कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की कौशलता निर्माण योजनाएं जो है, मैं इस प्लेटफॉर्म पर जाकर बोल रहा हूं कि मध्य प्रदेश सरकार की कुशलता निर्माण योजनाएं जो है वो बच्चों को बहुत लंबे टाइम तक जो है वो आप केवल और केवल गार्डनिंग सिखा लें कि माली बन जाओ, है ना, ड्राइविंग सिखा दें कि ड्राइवर बन जाओ। तो केवल इन चीज़ों से मात्र आप देश को आर्थिक महाशक्ति तो कम से कम नहीं बना सकते हैं। आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए आपको एक स्टेप आगे सोचना पड़ेगा। आखिर क्या कारण ऐसा है कि जर्मनी की टेक्नोलॉजी ही सबसे ज़्यादा बेहतर हो रही है, लेकिन जबकि जर्मनी की टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने में इंडियन माइंड काम कर रहा है। तो हमें अपने शिक्षा पर, हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें एक व्यापक परिवर्तन हमें करने पड़ेंगे, तब जाकर के कहीं हम वैश्विक स्तर पर अपने आप को खड़ा रख पाएंगे। क्योंकि समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है, बहुत तेज़ी से समय बदल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें अपने को करनी पड़ेंगी। अब देखिए, कुशलता निर्माण और आज विश्व नई नई तकनीकी दक्षताएं हासिल करता जा रहा है, और भारत अभी भी इसी अधेड़ बुन में लगा हुआ है कि असंख्य कौशल विहीन श्रम शक्ति का वो करेगा क्या। एक लंबे टाइम तक तो आप मनरेगा में लोगों से गड्ढे नहीं खुदवा सकते हैं ना। क्या जो है मनरेगा जो है आपने लॉन्च कर दी, और गड्ढे, उसमें भी वो गड्ढे खोदने का काम JCB के माध्यम से कर रहा है, अब हो रहा है। मैं अभी विगत दिनों अपने गांव में था, तो वहाँ पे ये महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है,
इस योजना के तहत लोगों के खाते में पैसे पहुंच रहे थे, और अधिकतर ऐसे लोगों के खाते में पहुंच रहे थे पैसे जो श्रमिक नहीं हैं। गड्ढे खुदवाए जाते हैं जेसीबी से, अगर 2000 रुपये आते हैं, बिल्कुल फिक्स है, ये स्तर पे आप जाकर के उसको देखेंगे, गांव के स्तर पे जाकर के, तो ये चीज़ें आ रही हैं। व्यापक भ्रष्टाचार जो है आपको देखने को मिल रहा है इसमें। जो ग्राम प्रधान या सरपंच जो है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ हर जगह है, कुछ कुछ जगह पर इसका फ़ायदा भी है। तो 2000 रुपये व्यक्ति के खाते में अगर ट्रांसफ़र होते हैं तो 1000 रुपये उस व्यक्ति के हैं और 1000 रुपये ग्राम प्रधान साहब के हैं। ऐसे करके आपसी सामंजस्य जो है वो स्थापित कर लिया गया है दोनों के बीच में, ना देने वाले को समस्या है और ना ही लेने वाले को समस्या है। तो सरकार इतने बड़े बड़े टैक्स पेयर्स का पैसा जो है, मैं यही पैसा जो है वो लोगों के अंदर कुछ ऐसी स्किल डेवलप करने में लगाया जाए कि वो अपने दम पर कुछ सीख लें, अपने दम पर कुछ चीज़ें सीख लें। यही स्किल जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में लगाया जाए। यही पैसा जो है वो लोगों को एक क्वालिटी एजुकेशन देने में लगाया जाए। आप लंबे समय तक लोगों का हाथ पकड़ करके आप नहीं चल सकते हैं। एक पिता भी एक उम्र के बाद अपने बेटे का हाथ छोड़ देता है कि बेटा अब आगे की लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी है, अब आगे का रास्ता तुम्हें खुद तय करना है। आप लोगों की आपने मेंटलिटी ऐसी सेट करके अगर आप रखेंगे लंबे टाइम तक के सरकार के द्वारा ही मदद मिलेगी। मैं आपको एक एग्जांपल दिखवाता हूँ, इतिहास का एग्जांपल है ना। अवध के नवाब, लखनऊ के एक नवाब साहब थे, उन्होंने इमाम बाड़ा बनवाया था, ठीक है। तो एक बार क्या है, लखनऊ में बहुत बड़ा जो है अकाल पड़ा, तो उन्होंने क्या किया कि लोगों को रोजगार देने के लिए, लोगों के पास खाने तक के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन नवाब के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। तो नवाब जो है वो जनता के प्रति संवेदनशील ज़्यादा था। तो लखनऊ में उसने जो है वो एक इमाम बाड़ा, जिसे भूल भुलैया के नाम से भी जानते हैं, उसका निर्माण करवाया। तो निर्माण करवाने के लिए उसने लोगों को सिर्फ और सिर्फ रोजगार और भोजन देने के लिए उस चीज़ का निर्माण करवाया था अकाल के टाइम पे। चाहता तो नवाब जो है वो यूं भी लोगों को पैसे बांट सकता था कि आप यूं ही ले जाइए, आप सब लोग 2-2, 4-4 हज़ार रुपये ले जाइए, सब लोग 2-2 बोरा जो है वो गेहूं ले जाएं, जितने भी लोग हैं। अगर ऐसा कर देता नवाब तो 6-8 महीने, 10 महीने, 1 साल, जितने भी साल तक वो त्रासदी चलने वाली थी, तब तक लोगों को बैठे बैठे खाने की आदत पड़ जाती, और शायद फिर अवध की अर्थव्यवस्था पर इस चीज़ के नेगेटिव इफेक्ट दिखाई देते। तो नवाब साहब के जो अर्थशास्त्री रहे हों या जो नवाब साहब रहे होंगे, वो बहुत ब्रिलियंट आइडिया लेकर के आए कि लोगों को ऐसे फ्री में नहीं देंगे, उनसे काम करवाएंगे तब देंगे। यानी उनकी आदत नहीं बिगड़नी चाहिए, क्योंकि अगर श्रम शक्ति की मेंटलिटी जो है वो नेगेटिव हो गई तो ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। आज जापान के लोग आगे क्यों हैं? क्योंकि उनकी मेंटलिटी आराम करने वाली नहीं है, उनकी मेंटलिटी काम करने वाली है। जापान में सरकारी आदमी 3 मिनट लेट आता है अगर, तो वो सार्वजनिक मीडिया बुला करके माफी मांगता है, और हमारे यहां सरकारी आदमी 3 मिनट के लिए ही आता है शायद, है ना, या नहीं ही आता है, पता ही नहीं चल रहा है उनका कि आ रहे हैं साहब के नहीं आ रहे हैं। जिन लोगों को फील्ड का काम मिला हुआ है वो फील्ड के काम की आड़ में अपने व्यक्तिगत काम कर रहे हैं। ये सरकारी ढर्रा है जो हमारे यहाँ पर। तो मैं वही बात कर रहा था कि अवध के नवाब ने क्या किया कि ज़्यादातर लोगों को दिन में रोजगार दिया इमामबाड़ा बनाने का, और उससे आधे लोगों को रात में रोजगार दिया इमामबाड़ा तोड़ने का, कि ज़्यादातर लोग दिन में बना रहे हैं इमामबाड़ा और रात के टाइम पे आधे लोग जाकर के उसको तोड़ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इमामबाड़ा बहुत लंबे टाइम में बनेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। श्रम शक्ति से अगर आप काम नहीं ले पा रहे हैं तो ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत नुकसानदायक है। ये मेरा एग्जाम्पल जो मैंने दिया है, मैंने इसलिए दिया है कि भारत की सरकार हो या भारत की जो लोग हों, इनको ये समझना चाहिए कि हमारे इतिहास में इस प्रकार के राजाओं ने जो एग्जाम्पल सेट किए हैं वो इसलिए किए हैं कि अगर आप नहीं प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप नहीं काम करेंगे, तो आपकी मेंटलिटी जो है वो उसी तरह की सेट हो जाएगी कि साहब लोन ले लो और भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, सरकार आगे चल के माफ़ करेगी। नहीं करेगी तो जो सरकार ये वादा करेगी हम उसको ही वोट देंगे। इसके अर्थव्यवस्था पर कितने नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं उनको भी थोड़ा सा अपने को देखना पड़ेगा, है ना। तो एक बड़ा जो तबका है, बड़ी जो श्रम शक्ति है, वो तकनीक के अभाव में आज भी काम कर रही है, ठीक है। तो ये जो एक बहुत बड़ा विषय है, इसको मैंने पूरा आपके सामने रखने की कोशिश की है।
कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो दूसरा टॉपिक जो है, जो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है भारत के सामने, ये पॉइंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख सकते हैं। बाकी मैंने इसको समझा दिया ही है आपको बेहतर अच्छे तरीके से। अब आप दूसरा अगला विषय जो है अपन उस पर चलते हैं, है ना। ठीक है, अब भारत के सामने जो अगली बड़ी चुनौती है वो है भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या और उसका कमजोर मानव विकास। अगर देखा जाए तो 2050 तक भारत जो है वो विश्व की सबसे बड़ी आबादी का सामना करना पड़ेगा। भारत को जो है सबसे बड़ी आबादी जो है वो भारत में होगी 2050 तक की अगर अपन बात करें तो, है ना। अब जो मैक्सिमम अर्थशास्त्री हैं और जो सामाजिक राजनीतिक विचारक हैं वो इस बात पर लगभग सभी एकमत हैं कि एक विशाल जनसंख्या जो होती है उसके अपने नुकसान हैं, क्योंकि किसी भी देश में सीमित संसाधन होते हैं। अब उन सीमित संसाधनों का जब एक बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव जब उन सीमित संसाधनों पर पड़ता है तो कहीं ना कहीं वो संसाधन जो है वो उस बड़ी जनसंख्या की सारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाते। अब हो क्या रहा है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी और भारत भी विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा तो संसाधनों का दोहन तो भारत करता रहेगा लगातार। एक टाइम ऐसा आएगा जब जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा होगी लेकिन संसाधनों की कमी से भारत जूझ रहा होगा, क्योंकि संसाधन पूरे विश्व के साथ ये समस्या आने वाली है, बिल्कुल आने वाली है ना। अच्छा, एक और समस्या क्या हो रही है भारत में कि अलग अलग राज्य हैं और अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं, अलग अलग विचारधारा से प्रभावित सरकारें हैं, यूं कहूँगा मैं। तो कहीं पर विकास जो है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है और कहीं पर विकास बहुत स्लो हो रहा है। विकास की गति जो है वो भारत में अलग अलग जगह पर अलग अलग है। कि जो विकास की स्थिति जो अलग अलग है, इस वजह से हो क्या रहा है कि भारत में ही एक क्षेत्र बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है और एक क्षेत्र बहुत कमजोर तरीके से डेवलप हो रहा है। तो जो क्षेत्र कमजोर है उस क्षेत्र से पलायन बढ़ रहा है अच्छे क्षेत्र की तरफ, जो विकसित क्षेत्र है उसकी तरफ। तो एक तरफ विकसित क्षेत्र जो है उनके ऊपर अतिरिक्त जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, इनके तरफ जो है वो पलायन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी जो जगहें हैं उनसे पलायन की घटनाएं देखी जा रही हैं। ठीक है, तो ये स्तर, जो जनसंख्या का जो स्तर बढ़ रहा है उससे जो पलायन बढ़ रहा है, इससे अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। स्लम्स के निर्माण हो रहे हैं, मलिन बस्तियों के निर्माण हो रहे हैं, मलिन बस्तियों में जो है वो बीमारियां फैल रही हैं, या यूं कहूँगा कि जो स्वास्थ्य का स्तर है वो नीचे है, मानव विकास का जो स्तर है वो नीचे है। तो इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए सरकार को कहीं ना कहीं जो है वो एक जैसा विकास या विकास का जो वितरण है वो समान तरीके से पूरे देश में करना पड़ेगा। वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती भारत की अर्थव्यवस्था के सामने है ना। अब अगली चुनौती की अपन बात करते हैं। देखिए, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। किसी भी अर्थव्यवस्था के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि जनसंख्या की स्थिरता को बढ़ावा दिया जाए। अब बढ़ चुकी जो जनसंख्या है उसके लिए संसाधन उपलब्ध करवाए जाएं। मानव विकास में बढ़त प्राप्त करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और कुपोषण जैसी जो चीज़ें हैं इन पर शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जाए, कुपोषण पे अंकुश लगाने का काम किया जाए। अल्प मानव विकास के साथ हम विश्व शक्ति होने का दावा तो कम से कम नहीं कर सकते हैं, है ना। वर्तमान में विगत कई वर्षों से भारत का मानव विकास सूचकांक 130 के ऊपर ही है। ये अच्छे संकेत नहीं है भारत के लिए, है ना। हालांकि सरकार के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं जो सराहनीय हैं, जैसे आपका कौशलता विकास कार्यक्रम है ना, गरीबी उन्मूलन के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हर 2020-22 तक के लिए सभी देश के सभी नागरिकों को या हर परिवार को पक्का मकान देने का जो संकल्प किया है सरकार ने, वो सारी चीज़ें हैं।
ये सराहनीय है, लेकिन फिर भी किसी भी देश में 30% से ज़्यादा गरीब लोगों का होना, 30% से ज़्यादा जनसंख्या का गरीब होना, ये इस बात का संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं केवल और केवल सरकार के द्वारा प्रयास किए जाने से कुछ होने वाला नहीं है। हमें लोगों को इंटरनली मोटिवेट करना होगा कि वो खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू करें, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या भारत में चल रही है। अब एक और समस्या क्या आ रही है, जलवायु परिवर्तन एवं धारणीय विकास की समस्या। अब इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट डिग्रेड या क्लाइमेट चेंज जो है, उसकी विगत वर्ष की रिपोर्ट यह स्पष्ट कर रही है कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जो है, उनका सर्वाधिक प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पड़ने वाला है। कहाँ पड़ने वाला है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। अब देखिए, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो तो भारत की स्थिति भी कहीं ना कहीं उसी जगह पर है। अब गेहूं और चावल की फसलें जो है, अब जो आपका IPCC है, उसने IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC ये कह रहा है कि गेहूं और चावल की फसलें जो हैं, इन पर आने वाले वर्षों में जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। आप देख भी रहे होंगे कि भारत में गेहूं की उत्पादकता जो है वो कुछ हद तक या आगे आने वाले वर्षों में कुछ हद तक घटेगी। अब देखिए, दो चीज़ें हो रही हैं। एक तरफ तो गेहूं और चावल की उत्पादकता घटेगी आने वाले वर्षों में, और दूसरी तरफ जनसंख्या जो है वो आने वाले वर्षों में बढ़ेगी। तो आज़ादी के पहले भी भारत में भूखमरी की स्थिति होती थी कई जगह, कई सारे स्थानों पर, कई सारे वर्षों में। भारत हर 4-5 वर्षों में कम वर्षा जो है उससे जूझता है। कुछ स्थानों पर ज़्यादा वर्षा होती है तो भारत में वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो कहीं अतिवृष्टि और कहीं सूखा। जो आपके जो पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ तूफान और चक्रवातों का सामना ज़्यादा करना पड़ता है। इस वर्ष तो पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों पे भी तूफान आया। इन सारी समस्याओं से खाद्यान्न जो संकट है वो उत्पन्न होने की संभावना आगे आने वाले समय में देखने को मिल रही है। अब एक समझदार व्यक्ति क्या होता है, एक समझदार जो लोग होते हैं वो आने वाले समय के लिए भी पहले से तैयारी करके रखने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता है कि आने वाले वर्षों में हम बढ़ती हुई जनसंख्या, अच्छा आज भारत सबसे ज़्यादा युवा देश है, लेकिन आज के 25 साल बाद का भारत जो होगा वो सबसे ज़्यादा वृद्ध आबादी वाला देश होगा, आज के 25 साल बाद का। तो आप देखेंगे कि सरकार की कई सारी योजनाएं जो हैं वो अभी से उन आने वाले 25 वर्षों की तैयारी कर रही हैं। सरकार ने अभी, आप लोगों को शायद याद हो तो, प्रधानमंत्री पेंशन योजना करके एक योजना निकाली थी। मैं एग्जैक्टली नाम उसका भूल रहा हूँ, आप लोग उसको ध्यान रखेंगे। तो सरकार ने अभी के जो युवा हैं, क्योंकि पता है सरकार को कि आगे आने वाले समय में भारत एक विशाल वृद्ध आबादी की समस्या से जूझ रहा होगा। अब ऐसी वृद्ध आबादी के लिए उसको उपाय भी करने पड़ेंगे। तो आज से भारत ने क्या किया कि लोगों से ये कहा है कि आप लोग, अगर गरीब लोगों के लिए भी पेंशन योजना सरकार ने निकाली है कि आप महीने का कुछ अमाउंट अगर निकाल करके सरकार के खाते में अभी से आप जमा करते रहेंगे तो आपको आफ्टर 15 ईयर, आपको 50 साल जब आपके हो जाएंगे, जब आप 50 साल के हो जाएंगे उसके बाद से आपको लोन जो है वो पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये योजनाएं जो है वो ये इंडिकेट कर रही हैं कि भारत जो है वो आने वाले समय की तैयारी अभी से कर रहा है, आने वाले समय की तैयारी अभी से कर रहा है। ठीक है, भारत में जनसंख्या नियंत्रण के बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं, बहुत सारे सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसे अगर कोई 2 बच्चों से ज़्यादा किसी के होते हैं तो उसको सरकारी नौकरी लेने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। या यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको जो है वो जो आचार संहिता है उसके तहत जो है, आचरण संहिता जो है, कोड ऑफ कंडक्ट जो है, उसके तहत जो है आपको 2 बच्चों से अधिक की परमिशन नहीं दी गई है। ये नहीं है कि आप जो है बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ाते रहें। तो ये कहीं ना कहीं प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उनके इफ़ेक्ट अभी तक बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिले हैं, है ना। कुछ एक राज्य हैं जिनमें जनसंख्या स्थिरता को वो प्राप्त कर रहे हैं, बट अभी भी उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र जैसे राज्य जो हैं
उनको अभी एक लंबी लड़ाई जो है इस क्षेत्र में लड़नी पड़ेगी। अच्छा, हो क्या रहा है, आगे आने वाले जो समय है उसमें जो जलवायु परिवर्तन होगा उससे अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, सूखा, सुनामी, चक्रवात, तूफान जैसी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इनका बढ़ना भी सुनिश्चित है। ये भी आगे चल करके बढ़ेंगी। तो इनके लिए भी हमें ऐसे तंत्र विकसित करने पड़ेंगे, सूचना तंत्र ऐसे हमें विकसित करने पड़ेंगे, ऐसी टेक्नोलॉजी हमें डेवलप करनी पड़ेगी कि इन चीज़ों की पहले से पहले हमें जो है जानकारी मिल जाए, ताकि हमारे जो बचाव कार्य हैं वो पहले से पहले किए जा सके। हालांकि बहुत हद तक इस क्षेत्र में भारत ने काम किया भी है। भारत ने एक गगन नाम का एक सैटेलाइट लॉन्च किया है ना, गगन नाम का है। एक मौसम को लेकर के भी देखो नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ मैं, ऐसे कई सारे सैटेलाइट जो है वो भारत ने मौसम को लेकर के लॉन्च किए हैं, जो भारत का जो मौसम विज्ञान केंद्र है, जो मौसम की सूचना देने वाले जो केंद्र हैं, उनको सक्षम बना रहे हैं कि इन चीज़ों से वो निपट सकें। तो इन सारी समस्याओं से जो है जूझना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा, ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत की अर्थव्यवस्था को नए काम करने पड़ेंगे। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर विशेष बल देना पड़ेगा। एक वैकल्पिक कार्य योजना जो है उसको तैयार करनी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में जो है सबसे बड़ा सौर पैनल लगाया गया। अभी प्रधानमंत्री साहब जो कुछ समय पहले ही गए थे। तो भारत इस क्षेत्र में भी काम कर रहा है, क्योंकि ये आगे का फ्यूचर को लेकर के ये जो है योजना बनाई जा रही है। अच्छा, जो इससे संबंधित संगठन है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो है, भारत के गुरुग्राम जो है, भारत का दिल्ली के पास एक गुड़गांव करके जगह हुआ करती थी, जिसका नाम बदल के गुरुग्राम कर दिया गया है ना। तो वहाँ पे इंटरनेशनल सौर जो एजेंसी है उसका मुख्यालय जो है स्थापित किया गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें भारत कर रहा है जो भविष्य को लेकर के बहुत फ़ायदेमंद है। देखिए, मैं आगे की योजना भी आपको बताते जा रहा हूँ समस्याओं के साथ साथ। तो जब आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बनाते समय इन चीज़ों को आप नोट करें, इन चीज़ों को आप लिखते हुए चलें, है ना। ऐसा नहीं हो कि आप केवल और केवल जो है वो आप सुन लें रामकथा के तौर पर और बाकी उसका कोई रिजल्ट ना निकले। तो ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब अपन अगला पॉइंट पे आ जाते हैं। भारत के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है पिछड़ता हुआ कृषि क्षेत्र और किसानों की समस्या। देखिए, बड़ा गंभीर विषय है ये, क्योंकि एक तरफ तो भारत में ज़्यादातर जनसंख्या की डिपेंडेंसी जो है वो कृषि क्षेत्र पे है, और वहीं दूसरी तरफ देश की लगभग श्रम शक्ति का 55% हिस्सा वो कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है। लेकिन अगर जीडीपी में कृषि क्षेत्र की बात करें हम, तो मात्र 15% के आसपास का जो अमाउंट है वो कृषि क्षेत्र को जा रहा है। किसान की समस्याओं को जरा आप देखिए। एक तरफ तो जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहा है, दूसरी तरफ उपज की अनिश्चितता से ग्रसित है। सारी मेहनत करने के बाद, सारा परिश्रम करने के बाद, खाद, बीज, रखवाली सब चीज़ें करने के बाद इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि किसान की उपज, उसकी मेहनत, उसकी लागत को निकाल पाएगी अथवा नहीं। और इन सारी चीज़ों में भी सरकार के द्वारा, या जो यूँ कहूँगा मैं कि जो भारत की समस्याएं हैं, बिजली नहीं आ रही है या फिर सिंचाई से संबंधित समस्याएं हैं, आज किसान जो है वो इसी कश्मकश में चल रहा है कि वो मेहनत तो सारी करेगा, लेकिन इसके बाद उसने जो कर्ज लेकर के जो खाद बीज लगाया है उसका भी पैसा उसकी उस फसल से निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, इस बात की भी गारंटी किसान को नहीं है। और अंततः मजबूर होकर के कुछ कमज़ोर किसान जो होते हैं वो आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं, अन्यथा मजदूरी जैसे अन्य विकल्पों की तलाश में चले जाते हैं। आज किसान जो है वो लगातार उसके जीवन में ऋणग्रस्तता के दलदल में घुसता जा रहा है और स्वयं को उस जगह से वापस निकलता हुआ ना देख करके आत्महत्या जैसे गलत कदमों की तरफ वो बढ़ जाता है।
किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश में अन्नदाता की ऐसी स्थिति मेरे ख्याल से उस अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती होनी चाहिए। और किसी भी सरकार का सबसे पहला कर्तव्य यह होना चाहिए कि इस चुनौती से सबसे पहले लड़े। अब भारत सरकार द्वारा भी इन चीज़ों के लिए, इस प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। जैसे आप देखेंगे किसान क्रेडिट कार्ड, किसान चैनल, किसान कॉल सेंटर, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, है ना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस प्रकार की तमाम चीज़ें सरकार के द्वारा की जा रही हैं। आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसी चीज़ें जो हैं वो, इन सारी ये सारे प्रयास जो हैं वो बताते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो इस विषय को लेकर के संवेदनशील है और संवेदनशीलता से काम कर रही है इस विषय को लेकर के। परंतु फिर भी कंक्लूजन के तौर पर मैं यही कहूँगा कि अभी इस क्षेत्र में और अधिक प्रयास किए जाने आवश्यक हैं, क्योंकि आप देश की 55% आबादी के लिए वो काम कर रहे हैं और ये 55% आबादी एक लंबे समय तक अगर जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में लगी रहेगी तो देश को अर्थव्यवस्था के तौर पर या उद्योग धंधों के रूप में आप एक बड़ी शक्ति के तौर पर नहीं देख पाएंगे। इनको प्राथमिक क्षेत्र से आपको निकालना पड़ेगा। आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। अब कुछ अन्य समस्याएं अपन देख लेते हैं भारत की अर्थव्यवस्था की। भारत का जो व्यापार है, अन्य समस्याओं की बात कर रहा हूं मैं, इनको शॉर्ट में निपटाऊंगा, मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग इनकी नहीं जाऊंगा क्योंकि कहीं ना कहीं इन चीज़ों को मैं पहले आपको बता चुका हूं। भारत का FTA जो है वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। अब आपका एक पहला सवाल होना चाहिए कि सर जी FTA क्या होता है, हमको बताओ, हमको नहीं पता FTA क्या होता है ना। तो FTA जो है वो देखिए, FTA फ्री ट्रेड एरिया, भारत ने क्या किया है कि अपने आस पड़ोस के जो देश हैं जैसे बांग्लादेश है, श्रीलंका है, म्यांमार है, नेपाल है, भूटान है ना, मालदीव है, इन आसपास के देशों के साथ एक संधि कर रखी है। इसे बोलते हैं फ्री ट्रेड एरिया या FTA मुक्त व्यापार संधि, है ना। साफ्टा बोलते हैं इसको, साफ्टा, SAFTA, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया। क्या बोला जाता है इसको? साफ्टा, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया। इस फ्री ट्रेड एरिया के तहत भारत ने ये कहा है कि हमारा जो सामान है वो आपके देश में टैक्स फ्री होगा और आपके देश का सामान जो है वो हमारे देश में टैक्स फ्री होगा। आपको मैंने बता रखा है पहले कि जब भी दूसरे देश से कोई सामान अपने देश में आता है तो उसके ऊपर एक टैक्स लगाया जाता है। देश की सीमा के अंदर प्रवेश करते से ये टैक्स इसलिए लगाया जाता है ताकि वो सामान थोड़ा महंगा हो जाए और इंडियन प्रोडक्ट जो हैं वो उसके मुकाबले में ज़्यादा बिकें, यानी घरेलू मार्केट को संरक्षण देने के लिए टैक्स लगाया जाता है। अच्छा, जब भारत जैसा देश है या कोई भी देश है दूसरे देशों के साथ व्यापार को बढ़ाना चाहता है तो वो FTA एग्रीमेंट करता है, फ्री ट्रेड एरिया, FTA एग्रीमेंट। तो भारत ने भी FTA एग्रीमेंट किया, लेकिन इस FTA एग्रीमेंट में पाकिस्तान जैसा देश भी शामिल था जब साफ्टा बनाया गया था। हालांकि अभी उसको भारत ने पाकिस्तान को बाहर कर दिया है संधि से, तो ये बनाया गया। तो भारत में ये साफ्टा जो है वो दक्षिण एशिया में बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। क्यों सफल नहीं हो पाया? तो आपको इसके लिए थोड़ा सा भारत की विदेश नीति को देखना पड़ेगा। बात है 1990 के बाद के दशक की, सन 2000 और 1990 के बीच का समय था। देश के प्रधानमंत्री थे I.K. गुजराल साहब, इंद्र कुमार गुजराल। तो इंद्र कुमार गुजराल जो है वो एक सिद्धांत लेकर के आए थे जिसका नाम था गुजराल डॉक्ट्रिन, गुजराल सिद्धांत। अब इस गुजराल सिद्धांत में इन्होंने बिग ब्रदर थ्योरी को जो है वो प्रतिपादित किया था। अब बिग ब्रदर थ्योरी क्या थी? बड़े भाई की नीति। यानी इन्होंने कहा था कि भारत को दक्षिण एशिया के नेता के रूप में एस्टेब्लिश होना चाहिए। दक्षिण एशिया के नेता तो श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान तो खैर बहुत सीधा देश है, वो तो बिल्कुल भारत का समर्थन करता है। तो नेपाल, इन देशों के ऊपर इस बिग ब्रदर थ्योरी का एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ा था कि वो इस बात को लेकर के आशंकित हो गए थे कि भारत अपनी मनमानी करेगा दक्षिण एशिया में, क्योंकि सबसे बड़ा देश है दक्षिण एशिया का।
है ना। और पाकिस्तान तो भारत का जन्म जन्म का विरोधी है। भारत कुछ भी कह दे, अगर दिन को दिन कह दे भारत, तो पाकिस्तान कहेगा नहीं दिन नहीं है रात है। उसका विरोध का आलम इस प्रकार का है ना। तो इस बिग ब्रदर थ्योरी ने एक मेंटलिटी देशों के बीच में ये डाल दी कि भारत जो है वो सबसे बड़ा देश होने के नाते सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये उठा लेगा, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो अपना सामान हमारे देशों में फ्री में बिकवा देगा, हमारा सामान तो उसके देश में बिक ही नहीं पाएगा। तो इस मेंटलिटी के कारण दक्षिण एशिया में साफ्टा जो है, FTA, ये बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। अब ये सफल नहीं हो पाया तो भारत ने जो व्यापार समझौता किया था, ये जिस उद्देश्य से किया था वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। ये अर्थव्यवस्था के सामने एक बड़ी चुनौती रहा, क्योंकि उस भारत ने सामान तो बनाया, लेकिन जिन देशों के लिए सामान बनाया था उन देशों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया और वो अपने यहाँ पर नहीं बिकने दे रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि भारत जो है वो अफ्रीका के 54 देश, जो 54 देश हैं, उन देशों के साथ मिल करके एक समझौता करने की कोशिश कर रहा है। बड़े लंबे टाइम से उन देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भारत में मेक इन इंडिया का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? मेक इन इंडिया, यानी भारत में आकर के सामान बनाओ। जब भारत में आकर के सामान आप बनाओगे तो इधर तो भारत में सप्लाई चेन बनने लग गई, तो सप्लाई तो हो गई, इधर सामान बनने लग गया। लेकिन इन 54 देशों के साथ जो अफ्रीका के हैं, उनके साथ अगर समझौता होगा तो सामान हम इन 54 देशों में बेच पाएंगे। अफ्रीका फोरम के साथ भारत की जो लगातार बैठकें हो रही हैं, वो इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि भारत अफ्रीका का इस्तेमाल एक बाजार के तौर पर करना चाहता है। क्योंकि ये बात तो फिक्स है कि भारत में बना हुआ सामान जर्मनी में तो नहीं बिक पाएगा साहब, भारत में बना हुआ सामान जो है वो अमेरिका में तो नहीं बिक पाएगा। क्यों नहीं बिक पाएगा? क्योंकि अमेरिकन प्रोडक्ट वहाँ सस्ते में मिल रहे हैं और इससे कई गुना बेहतर क्वालिटी में, अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ। तो भारत उन देशों की तरफ अपना रॉ मटेरियल बेचता है और इन देशों की तरफ फिनिश्ड गुड्स, बना हुआ माल, ये बेचने की नीति भारत ने जो है लागू कर रखी है। तो देखिए, मैंने समस्या के साथ साथ इसका उपाय भी बता दिया कि सरकार क्या कर रही है। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या भारत के सामने, जो अन्य समस्याओं में बता रहा हूं, वो है भारत का व्यापार चीनी डंपिंग से भरा हुआ है। भारत का व्यापार जो है वो जो बाजार है, व्यापार की जगह बाजार कर लो, इसको बाजार शब्द ज़्यादा सही अप्रोप्रिएट होगा, इसको मैं काट के बाजार कर देता हूँ, बाजार, है ना। तो भारत का बाजार चीनी डंपिंग से भरा है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, डंपिंग क्या होती है? डंपिंग मतलब फेंक देना। जब कोई देश अपने देश से भी सस्ता सामान किसी दूसरे देश में बेचता है तो उसको कहा जाता है देश डंपिंग कर रहा है। चीन क्या करता है? चीन के खुद के देश में जो चीज़ें महंगी हैं वो भी भारत में सस्ती बेचता है। 2M दर्जे की लेकर के आएगा लेकिन सस्ती बेचेगा। क्यों बेचेगा? क्योंकि मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश है। जो नीतियां होती हैं उसमें अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को गिराने के लिए देश कई सारी चालें चलते हैं, है ना। अच्छा, जब कोई देश इस प्रकार की चाल चलता है तो WTO के अंदर एक क्लॉज है। WTO के क्लॉज के अकॉर्डिंग जो पीड़ित देश होता है, उस पीड़ित देश को एंटी डंपिंग टैक्स लगाने की अनुमति दी जाती है। तो भारत चीन के कई सारे वस्तुओं पर एंटी डंपिंग टैक्स लगाता है। यानी चीन की कोई चीज़ 1 रुपये की है तो भारत उस पर 10 रुपये टैक्स लगा देगा। मतलब जो सामान की कॉस्ट है ना, उस कॉस्ट से कई गुना ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है। इसे जो है हिंदी में प्रतिशोधात्मक शुल्क बोला जाता है ना। तो WTO इसकी परमिशन देता है जब भी डंपिंग की जाती है ना। अब ये डंपिंग की लिस्ट उस संबंधित देश को बतानी पड़ती है कि इन चीज़ों की हमारे देश में डंपिंग हो रही है। तो बहुत अलग अलग मोर्चों पर जो है वो भारत को लड़ना पड़ता है, तब जा कर के इस अर्थव्यवस्था को बचा करके रख पा रहा है। नहीं तो चीन जैसे देश, पाकिस्तान जैसे देश जो हैं वो अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, दूसरा क्या है? विश्व व्यापार जैसे संगठन जो है वो विकासशील देशों और विकसित देशों के बीच में एक झगड़ा चल रहा है। वो चल रहा है सब्सिडी का मुद्दा। काय का मुद्दा चल रहा है? सब्सिडी का मुद्दा। ये जो भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। काले धन का मुद्दा, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अब सब्सिडी का मुद्दा ये आपके टॉपिक में आएगा। अब आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा, आगे 17.17 के आसपास जो है सब्सिडी का मुद्दा आएगा, तो मैं उस समय इसको और पढ़ाऊँगा। अभी हाल फिलहाल में आप बस इतना समझ लीजिए कि जो विकसित देश होते हैं, इन विकसित देशों का जो सामान होता है वो विकासशील देशों, अब विकासशील देश हैं एक,
विकासशील देश में भी सामान बन रहा है और विकसित देश में भी सामान बन रहा है। WTO कहता है कि टैक्स फ्री करो, यानी विकासशील देशों से कहता है कि विकसित देशों के सामान को टैक्स फ्री करो आप। तो विकासशील देश कहते हैं कि हम टैक्स फ्री कर देंगे, लेकिन इससे हमारा सामान तो बिकेगा ही नहीं। तो आप ये करिए कि हमारे देश के कृषि उत्पाद जो हैं उनको टैक्स फ्री करवाइए विकसित देशों में। तो देखिए WTO की ये परमिशन हो गई, तो विकसित देशों ने, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, उन्होंने विकासशील देशों के कृषि उत्पादों को टैक्स फ्री कर दिया और विकासशील देशों ने विकसित देशों के उत्पादों को टैक्स फ्री कर दिया, मतलब कम टैक्स लगाया। टैक्स फ्री करने का मतलब है कम टैक्स लगाया। तो देखिए विकसित देशों का सामान तो बिक रहा है, अब विकासशील देशों का जो कृषि उत्पाद हैं वो विकसित देशों में बिकने चाहिए थे, लेकिन क्यों नहीं बिक पा रहे हैं? क्योंकि विकसित देशों ने टैक्स फ्री तो कर दिया, लेकिन अपने यहाँ के किसान को सब्सिडी दे दी। जैसे ही सब्सिडी दे दी तो उसके कृषि उत्पाद जो हैं वो इधर टैक्स फ्री करने के बाद भी उस विकासशील देशों से सस्ते हो गए। तो विकसित देशों ने एक बहुत बड़ी चाल चली। एक तो उन्होंने सब्सिडी दे दी उसके वहाँ अपने यहाँ के किसानों को। जैसे ही सब्सिडी दी तो सपोज करिए कि गेहूँ, भारत का गेहूँ है वो 10 रुपये किलो में बिक रहा है, ठीक है। अब ये विदेशों में टैक्स लगा करके 11 रुपये किलो बिक रहा है, लेकिन विकसित देशों ने अपने यहाँ के किसान को इतनी सब्सिडी दे दी कि वहाँ का किसान 7 रुपये किलो में ही गेहूँ बेच पा रहा है। तो अमेरिका के जैसे देशों में भारत का गेहूँ क्यों खरीदा जाएगा जब 7 रुपये में ही वहाँ का गेहूँ बिक रहा है? वहाँ का मक्का जो है वो सस्ते में बिक रहा है भारत से। अब क्वालिटी भी बेहतर है मक्के की, सस्ता भी बिक रहा है, तो वहाँ के देश जो है, देश के नागरिक वहीं की चीज़ें खरीदेंगे। तो इस बात को विकासशील देशों ने एक्सेप्ट नहीं किया और विकासशील देशों ने तुरंत के तुरंत इन यहाँ के सामानों पर टैक्स बढ़ा दिया। तो इसको लेकर के एक झगड़ा चालू हो गया विकसित और विकासशील देशों में, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने की अपन कोशिश करेंगे, ठीक है। टैक्स हेवन देशों के माध्यम से काला धन भारत में FDI होकर के आ रहा है। टैक्स हेवन देश ऐसे देश होते हैं जिन देशों को भारत सरकार के द्वारा FDI लगाने में छूट दी गई है या FDI लगाने में टैक्स की छूट दी गई है, उन देशों को टैक्स हेवन देश कहा जाता है, ठीक है। तो काला धन आ जाता है। दूसरा, FDI जो होता है उसका अस्थायी होना भी भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। जब वो अस्थायी होता है, यानी जैसे ही भारत में थोड़ी बहुत समस्या आती है तो FDI विदेशी निवेश जो है वो भारत से वापस चला जाता है, ठीक है। चालू घाटे का उच्च स्तर पर होना, करेंट अकाउंट डेफिसिट, ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। भ्रष्टाचार एवं काले धन के कारण उत्पन्न अर्थव्यवस्था, ये भी। महंगाई दर, बढ़ता हुआ बैंक का NPA, राजकोषीय घाटे का उच्च स्तर पर होना, ये ऐसी अनेक बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था में विद्यमान है। आप नोट्स बना लेंगे प्रॉपर तरीके से, इसको लिख लेंगे नोट्स के फॉर्म में व्यवस्थित तरीके से, तो ये सारी समस्याएं भारत में चल रही हैं। अब इसका अपन एक मूल्यांकन करते हैं और इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब इसको निष्कर्ष में आप देख रहे हैं, एक लंबे टाइम तक भारत की अर्थव्यवस्था जो है, निष्कर्ष में आप सीधा देखेंगे कि लंबे टाइम तक भारत की अर्थव्यवस्था जो है लगभग 190 वर्षों तक अंग्रेजों की दास्तां में रही। भारत की सोन चिड़िया जो है वो अंग्रेजों के चंगुल में फंसी हुई रही। अर्थव्यवस्था के स्तर पर अंग्रेजों के द्वारा अर्थ जो है बहुत बड़े स्तर पर भारत का शोषण किया गया। आज आज़ादी के बाद लगभग 70 वर्षों में भले ही भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाते हुए चल रही है, लेकिन चल रही है और वैश्विक मंचों पर अपना स्थान बनाने में कामयाब भी रही है बहुत हद तक। परंतु अभी भी बहुत सारी जो कमियां हैं उनको दूर करके ही भारत एक वैश्विक शक्ति का रूप ले सकता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि जब भी सरकार अपनी योजनाएं बनाए तो योजनाओं को बनाते हुए ग्राउंड लेवल यानी ज़मीनी स्तर की जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाएं, ताकि योजनाएं इतनी एप्रोप्रिएट बन सकें कि वो भारत की अर्थव्यवस्था को इस रुग्णता से निकालने में सक्षम हों, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका एक कंक्लूज़न कर देंगे और ये यहाँ पर जाकर के आपका पूरा ये टॉपिक जो है वो फिनिश हो जाता है, ठीक है। आप लोगों के जो भी सवाल हों मैं उन सवालों के जवाब आपको दूंगा। आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत जल्दी ही हम जो है वो अपने विश्वास एकेडमी प्लस एप्लीकेशन पर अभी 1-2 दिन में जो है हो जाएगा ये काम।
कंप्लीट प्री कोर्स 2020 के हिसाब से लॉन्च करने जा रहे हैं। कंप्लीट प्री, बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर, है ना, डिस्काउंट रेट पे यूँ कहूँगा मैं, है ना। और मेंस का भी एक कोर्स जो है अपन लॉन्च करने जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल में जो मैं आपको लाइव क्लासेस में फ्री के माध्यम से ले रहा हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको अच्छा लगा है, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े, मेरा मोटिवेशन और बढ़े और मैं आपके सामने और बेहतर तरीके से और बेहतर वीडियो लेकर के उपस्थित हो सकूं और आप भी इसका लाभ ले सकें। ठीक है, थैंक यू।